Right, Bismillahirrahmanirrahim. Today the lecture is about correlation. First of all, I hope everyone is fine and healthy. Take very good care of yourself. Right, जी. So before starting the lecture, मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा. ये जो पिछले दो तीन lectures हुए, including this correlation, for example, measures of position, probability and correlation. ये तीन लेक्चर्स जो हैं, देखें आखिर में आपके पास एग्ज़ाम के दिनों में आपके पास रिवीजन का टाइम कम होता है. ठीक है जी. और आपको ज़्यादा फोकस करना होता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के ऊपर. तो ये जो तीन लेक्चर्स हैं, कोरिलेशन, मेजर्स ऑफ पोजीशन और प्रोबेबिलिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे कभी भी कोई मेरे सामने से कोई SCQ शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं गुजरा. सो अगर आपके पास टाइम कम हो तो इन तीनों लेक्चर्स को आप फॉर MCQ ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि MCQs आए हैं इनमें से. सो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आपको फोकस अगर आखिर में ज़्यादा करना हो तो इनको सिर्फ फोकस कीजिएगा MCQ व्यू पॉइंट से. हाँ, शुरू में आजकल के दिनों में जब आप फ्री हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उस वक्त तो ज़रूर आप इसको फुल फ्लेज तैयार करें. लेकिन आखिर में क्योंकि 2-3 दिन का टाइम होता है आपके पास रिवाइज करने का, सो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि हाँ, उस टाइम आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, टाइम इतना नहीं होता. सो इसको जस्ट गो थ्रू कीजिएगा फॉर MCQ पर्पस. बिकॉज यू नेवर नो, कभी भी कोई क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है. मैं इसलिए क्योंकि मैंने नोट्स देखे थे सलीम वज़ीर साहब के, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अयूब मेडिकल कॉलेज में. तो वो बायो स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ाते हैं. तो वो अगर उनके क्वेश्चंस आ जाएं तो यू नेवर नो, कुछ भी दे सकते हैं. सो हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए. सो आई होप यू गॉट माई बॉटम लाइन. ये जो तीन लेक्चर्स हैं, कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी एंड मेजर्स ऑफ पोजीशन, आखिर में जब आपके पास टाइम कम हो तो इन तीनों लेक्चर्स को MCQ व्यू पॉइंट से ज़रूर पढ़िएगा. Let's go. Learning objectives: by the end of the session, students will be able to understand correlation, direction and strength of it, calculate correlation and enumerate different types of tests. Correlation पे हम focus just hold a second. हम कैलकुलेशन के ऊपर फोकस इतना नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले जिस तरह बताया, इससे कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है SCQ. लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा आपको, क्योंकि मैं चाहता ही हूँ कि फोकस आपका ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर हो, लेकिन ये भी आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे. Introduction. Correlation is defined as the strength and direction of relationship between two variables. We can say that increasing the dose of insulin decreases the blood sugar level. So ये दो चीज़ों की आपको रिलेशनशिप या स्ट्रेंथ या डायरेक्शन बताता है. यानी जब एक इंक्रीज़ हो रही है, हम डोज ऑफ इंसुलिन इंक्रीज़ करते हैं तो शुगर लेवल नीचे जाता है. आपके ख्याल में इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? एक एक स्टेटमेंट आती जाएगी तो आप मुझे बताते जाएं और ख़ुद टेस्ट करते जाएं अपने आप को. फर्स्ट स्टेटमेंट में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? जी. सो ऑफ कोर्स जो डोज ऑफ इंसुलिन है वो इंडिपेंडेंट है और उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है शुगर लेवल पे, सो दैट बिकम्स योर dependent variable. Dose of insulin is your independent variable and blood sugar level is your dependent variable. Yes. So with increase in age, the height of the baby also increases. अभी आप देखें, इंक्रीज एज होने के साथ बेबी की हाइट जो है वो भी इंक्रीज हो रही है. ठीक है. सो इसमें आप देखें, पहली स्टेटमेंट में एक चीज़ जब हम इंक्रीज कर रहे थे तो दूसरी डिक्रीज हो रही थी. सो इज इट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप और अ नेगेटिव रिलेशनशिप आपके ख्याल में? ओके, इसी को हम आगे पढ़ेंगे. यही हमारी थीम है कि हम इसको आगे कैसे लेके चल रहे हैं. लेकिन ऑब्वियसली जब एक चीज़ इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है, सो इट्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप.
जब एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, एज और हाइट ऑफ द बेबी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो ये कौन सी रिलेशनशिप आपको बता रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव? जी, पॉजिटिव बता रहा है, क्योंकि एक भी इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरा हाइट भी इंक्रीज़ हो रही है. By decreasing the amount of study, the chances of passing decreases. जब कोई स्टूडेंट कम स्टडी करता है तो उसका पासिंग एलिमेंट भी कम हो जाता है. सो इसमें दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं. अमाउंट ऑफ स्टडिंग भी डिक्रीज हो रहा है और पासिंग एलिमेंट भी डिक्रीज हो रहा है. तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है और नेगेटिव रिलेशनशिप है. ज़रा गौर से इसको सोच के जवाब दीजिए. जी, ये भी पॉजिटिव है. क्यों? क्योंकि दोनों डिक्रीज हो रहे हैं. या तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तब भी पॉजिटिव है, या दोनों डिक्रीज हो रहे हो तब भी पॉजिटिव है. लेकिन जब एक इंक्रीज हो रहा है जैसे नंबर 2 में है और दूसरा डिक्रीज हो रहा, एक इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, नंबर 1 में जिस तरह है, जब एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो दिस इज नेगेटिव रिलेशनशिप. By decreasing the level of HDL, chances of IHD ischemic heart disease increases. जैसे आप डिक्रीज करते हैं लेवल ऑफ HDL को, which is a good fat, so the level, the chances of IHD increases. So is it a positive relationship or a negative relationship? जी, it's a negative relation, क्योंकि जब हम एक चीज़ को डिक्रीज कर रहे हैं और दूसरी इंक्रीज हो रही है, ऑफ कोर्स जब गुड फैट आपके एच डी एल आपका डिक्रीज होता है तो आई एच डी का एलिमेंट ज़्यादा हो जाता है. इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है स्टेटमेंट पे? जी, लेवल ऑफ एच डी एल जो है इंडिपेंडेंट है और आई एच डी जो है उसके चांसेस डिपेंडेंट वेरिएबल. बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कंजम्पशन ऑफ वाटर have no effect on the height of elderly people. हम चाहे इंक्रीज करें या डिक्रीज करें उसका कोई इफेक्ट नहीं है हाइट ऑफ द एल्डरली पीपल के ऊपर. कोई इफेक्ट नहीं होता कंजम्पशन ऑफ हाइट से. हाँ, उसको डायरिया शायद हो सकता है या उसको डिहाइड्रेशन हो सकती है, लेकिन उसकी हाइट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना ना एल्डरली पीपल की. वो तो मैक्सिमम 18 ईयर्स या 17 ईयर्स तक अपना बंदा अचीव कर लेता है, उसकी हाइट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना. सो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, कौन सा रिलेशनशिप है? ओके, देयर इज नो रिलेशनशिप. इनका कोई ना कोई पॉजिटिव है ना नेगेटिव है. इट्स अ नो रिलेशनशिप. सो दे आर टू वेरिएबल्स x एंड y. हर स्टेटमेंट में थे x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. x and y variable may be related in any manner. The relationship in one is negative, that is what we discussed. In number 2 is positive, number 3 is positive, number 4 is negative, and in 5 there was no relationship. ये हमने पीछे भी डिस्कस किया. So going ahead, statement from 1 to 5 shows the direction of relationship. आपको डायरेक्शन तो बता रहा है, यानी एक चीज़ अब इंक्रीज करें तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, so it's a negative relationship. The strength of the relationship needs to be known too to complete definition of correlation, क्योंकि डेफिनेशन में दोनों चीज़ें थी. हाँ, एक तो आपको डायरेक्शन बताता है और एक आपको स्ट्रेंथ बताता है. स्टेटमेंट से तो आपको रिलेशनशिप का पता चल गया कि आया नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नो रिलेशनशिप है, लेकिन आपको स्ट्रेंथ का नहीं पता चला कितनी स्ट्रेंथ है, वो भी हम डिस्कस करते हैं. To know about both the direction and strength, we need to calculate the coefficient of correlations known as Pearson's R. हम R इसमें calculate करते हैं coefficient of correlation. उसको हम calculate करते हैं. वो कैसे करते हैं आगे चल के देखते हैं. The formula is given as under. ये वो एक ही formula है जो आपको याद करना होता है. अगर आपको याद हो, इसमें ये x and y हमारे पास पीछे थे. अगर आपको याद हो, x भी हमें एक वेरिएबल दिया हुआ था और y भी अभी पीछे हमने डिस्कस किया दिया हुआ था. सो ये तो समेशन का मार्क हो गया. ये वाला x माइनस एक्स बार यानी x की वैल्यू माइनस एक्स बार यानी x का मीन, ये भी हम आगे करने लगे. y की वैल्यू जो भी होगी वो गिवन होगी, माइनस
वाई बार, वाई का मीन, और नीचे उसी का ही अंडर स्क्वायर लिया हुआ है और फिर उसका अंडर रूट लिया हुआ है उसी चीज़ का। सो आपको ये चीज़ सिर्फ याद करनी है, नीचे तो आपने उसको स्क्वायर अंडर रूट करना है। सो दैट इज़ समथिंग, जो एक चीज़ आपको याद करनी। मैं फिर से बता रहा हूँ, इससे कभी कोई ऐसी क्यों नहीं आया, मैं सिर्फ आपको प्रिपेयर करूँ फॉर द वर्स। आई मीन यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, यू नो, और कल को आपको आगे जाते हैं आगे भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी भी हम रिसर्च में देखते हैं कि कोरिलेशन को काफ़ी यूज़ किया जाता है बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। हाँ, अभी देखें, ये अगेन आपके पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं। एक तरफ आपको एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, यानी एज इन ईयर्स, 10, 11, 12, 13 एंड 14, और वाई की भी वेरिएबल की वैल्यू दी है जो वेट इन केजीज है, यानी इसी इंडिविजुअल का जो वेट है 40 है, फिर 45 केजी है, दूसरे का 30 है, 50 है, थर्ड का 55 एंड 60। दैट इज़ दी डाटा विच विल बी गिवन टू यू। सो एक्स की वैल्यू भी गिवन है और वाई की वैल्यू भी गिवन है। आपने मीन कैलकुलेट करना है। आप इसका मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ज़रा और कीजिए कुछ। इट्स प्रीटी वेरी वेरी सिंपल जी। इन सब को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल वैल्यूज के, विच इज़ 5, तो आपके पास इसका मीन आ जाएगा। इसको आप टोटल प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 5 से, और आपके पास इसका वाई का मीन आ जाएगा। ये वही फॉर्मूला है जो पीछे मैंने भी बताया था, x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार समेशन है। इसी को नीचे लिखना है, उसको स्क्वायर करना है और अंडर रूट करना है, तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू गिवन है, हमें गिवन थी क्वेश्चन में, हमने उसका x बार कैलकुलेट कर लिया। अभी मैंने पीछे डिस्कस किया कि आपने सारों का प्लस करना है और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से उसको डिवाइड कर देना है। इसी तरह y का भी आपने करना है, y बार आपके पास आ जाएगा। सारी सारी चीज़ें आपके पास आ गई। अब सारी बच्चों की कहानी है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, सिर्फ आपने इसके अंदर चीज़ें डालनी है। x की वैल्यू भी गिवन है, x माइनस बार, y भी गिवन है, y माइनस बार की भी गिवन है। आपने सिर्फ इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है, उसको समेशन यानी प्लस करना है और उसको डिवाइड करना है विद द सेम एलिमेंट्स। तो हम यही करने लगे हैं। x माइनस एक्स बार आपके पास है वैल्यू -2, ये आ गया -1 0, क्योंकि आप देखें ना, 10 माइनस 12 कितना होगा, -2 ही होगा ना। 11 माइनस 12 कितना होगा, -1 ही होगा ना। 12 माइनस 12 0, एंड 13 माइनस 12 इज +1, 14 माइनस 12 इज +2। सम आपके पास 0 आ रहा है। इसी तरह अगला y माइनस वाई बार 40 माइनस 50 माइनस 10 एंड सो ऑन। ये सिंपल है। अब हम समेशन कर रहे हैं। समेशन कैसे कर रहे हैं, ओके, सो +20 +5 0 +5 एंड +20। ठीक है जी। सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। आपके पास टोटल आ जाएगा 15। सबको आप प्लस कर लें और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ये 20 कैसे आया, माइनस, क्योंकि बीच में अगर कोई आपको सिंपल सी चीज़ है, जब आपस में कोई सिंबल नहीं दिया होता तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। सो -10 -2 multiplied by -10 is +20, -1 into -5 is +5, 0 into 0 is 0, 1 into 5 is 5 and 2 into 10 is 20। तो ये सारा आपको गिवन है। आपने आखिर में इसको समेशन कर दिया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 50। न्यूमरेटर की वैल्यू आपके पास आ गई 50। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करने लगे हैं, नीचे के एलिमेंट को सॉल्व करने लगे हैं। वही वही सारी चीज़ें हम सिर्फ अब एक्स स्क्वायर करना है। अब हमने सिर्फ एक एक्स स्क्वायर करना है। सो एक्स माइनस एक्स बार 2 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, विच इज़ गिवन टू +4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करें 1 आएगा, 0 का स्क्वायर करें 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करें 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करें तो 4 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है y माइनस वाई बार। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे -5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 0 0 ही रहेगा एंड सो ऑन। ठीक है जी। सो दिस इज़ गिवन टू यू। अब आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं।
ठीक है, आपने ये आखिर में समेशन भी की हुई है क्योंकि समेशन का फॉर्मूला आपको गिवन है इसमें। एक ही चीज़ है जो आपको याद करने की है इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। बस एक चीज़ अगर तुम्हें लेक्चर में एक ही चीज़ याद करनी है तो बस ये याद करनी है, अगर SCQ खुदा ना खास्ता ऐसे आ जाता है वर्स्ट केस सिनेरियो, यू नो। सो आप इसको समेशन करते हैं। सो 4 + 1 + 1 इज एंड 4 इज 10। इन सबको आप प्लस कर लें, आपके पास ये थोड़ा सा ये नज़र नहीं आ रहा आपको, इट्स एक्चुअली 250 है, ये एक्चुअली 250 है। So everything you will substitute in the formula. Numerator हमारे पास आ गया था which was 50 divided by 10 into 250, ये सारा फॉर्मूले का पार्ट है। तो आपके पास eventually 10 into 50 is 2500। उसका अगर आप अंडर रूट ले लें तो आपके पास 50 आएगा 2500 का। 10 into 250 is 2500। इसका जब आप अंडर रूट लेंगे, ये चीज़ अंडर रूट लेंगे तो 50 आएगा। 50 divided by 50 is 1। सो आर वैल्यू इज़ 1। तो ये सिंपल, इतना भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ तुम्हें याद करने की ज़रूरत है कि ये याद हो जाए, बाकी तो वही कोई सॉल्व कर। ओके, गोइंग अहेड, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज फॉर फार्मूला 1 ही है हमारे पास। दिस मीन्स दैट देयर इज़ अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल्स। देखिए, याद रखिए हमेशा जो कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है ना, हमेशा -1 से +1 के बीच में होती है। +1 के बीच में +1 का मतलब है कि देर इज़ अ परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। बिल्कुल एक सीधी लकीर आएगी ऐसे, बिल्कुल सीधी लकीर, थोड़ी सी टेढ़ी होगी, बिल्कुल सीधी लकीर आएगी। यानी एज एंड वेट, या कोई भी दो क्वांटिटेटिव कोई भी वेरिएबल्स, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी विच इज़ अ परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, एंड इट मीन्स दैट द वैल्यू इज विच यू कैन टेल फ्रॉम इवन फ्रॉम द ग्राफ दैट इज 1। सो ये आपके पास है। और इसी तरह -1 क्या होता है कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन, कि जब एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, यू नो, एक्सरसाइज टाइम, सॉरी, एक्सरसाइज टाइम जब इधर इंक्रीज हो रहा है, यू नो, इस तरह इंक्रीज हो रहा है, और इधर आपको एक्सरसाइज टाइम एंड वेट, ठीक है, तो वेट डिक्रीज हो रहा है। जो जो एक्सरसाइज टाइम ज़्यादा हो रहा है, वेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सो देर इज़ अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू विच इज़ -1। होता नहीं है, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि परफेक्ट लाइन जब इस तरह आ जाए, बिल्कुल इस तरह लाइन आ जाए, तो इट मीन्स कि ये नेगेटिव है। सो +1 मीन्स परफेक्ट पॉजिटिव, -1 मीन्स परफेक्ट नेगेटिव, स्ट्रांगली नेगेटिव एंड स्ट्रांगली पॉजिटिव। अच्छा, इसके अलावा हम आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ आर वेरीज फ्रॉम -1 to 0 to a maximum of +1। ये मैंने बताया कि -1 से +1 के बीच में, और इसके बीच में डेफिनेटली कहीं पे 0 भी आता है। 0 का क्या मतलब होगा बिटवीन द टू वेरिएबल्स? जी, देर इज़ नो रिलेशनशिप, जो हमारी वो फिफ्थ स्टेटमेंट थी कि डिक्रीज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर हैज़ नो अफेक्ट ऑन द हाइट ऑफ एल्डरली। तो यस, देर इज़ नो रिलेशनशिप, तो वो ज़ीरो आएगा, यानी उसमें जो आपके पास डाटा आएगा वो ऐसे स्कैटर्ड होगा। सॉरी, हाउ कैन आई अनडू दैट? बिल्कुल इस तरह ये डॉट्स जो हैं आपके स्कैटर्ड होंगे, इधर उधर बिल्कुल स्कैटर्ड होंगे। अगर आपके पास +0.8 वैल्यू फॉर एग्जांपल, इधर आपके पास आती है +0.8, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ ऐसे बनेगा। पॉजिटिव तो है, लेकिन इसके जो डॉट्स होंगे ना वो इसके कहीं इर्द गिर्द ऐसे ड्रॉप हो रहे होंगे डाटा में जब आप एनालाइज करेंगे SPSS में,
ठीक है, यानी ये करीब करीब है क्योंकि +0.8 है ना, तो 1 के तो करीब ही है, तो बिल्कुल पॉजिटिव तो नहीं है लेकिन इसके इर्द गिर्द ही कहीं पे ड्रॉप हो रहे हैं। इसी तरह अगर आपके पास आ जाती है वैल्यू -0.7, तो उसकी जो पिक्चर बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी। नेगेटिव तो है, इस तरह तो नहीं आएगा क्योंकि -1 तो नहीं है, -0.07 है। सो वो कहीं दूर, थोड़े से दूर दूर ड्रॉप होंगे, थोड़े दूर दूर ड्रॉप होंगे, तो पता चलेगा। वो आपको कैलकुलेट SPSS भी करके दे देता है, लेकिन आपको डायग्राम से ही पता चल जाता है कि फिगर से ही पता चल जाता है कि इसकी क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है। So +1 shows perfect positive correlation, that is what we discussed. -1 shows perfect negative correlation, and 0 shows no correlation. In between 0 to -1 and from 0 to +1 are various degrees strengths of correlation. That is what we discuss. कि इसके बीच में बहुत सारी possibilities हैं, 0.1 भी है, 0.1 भी है, पॉजिटिव तो है लेकिन वीक कोरिलेशन है। पॉजिटिव तो है, यानी पॉजिटिव तो है, लेकिन जब इसके आप डॉट्स देखेंगे तो बहुत ही दूर दूर कहीं पे ड्रॉप हो रहे होंगे, बहुत ही दूर दूर। सो विच शोज अ वीक पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है जी, इस तरह -1 माइनस की भी कोई वैल्यू हो उसमें भी ऐसा। सो ये आपके सामने है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जैसे 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 ज़्यादा हो रहे हैं, इनकम का एलिमेंट क्या है कि वो भी शायद ज़्यादा हो रहा है, तो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. This is around 0.7 or 0.8, which you can actually infer from this figure कि हाँ पॉजिटिव है और डॉट्स जो हैं बड़े करीब करीब ड्रॉप कर रहे हैं। इसी तरह किलोमीटर रन पर वीक और वेट इन केजी, तो ये भी आप देख सकते हैं कि अच्छा नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि एक चीज़ जब इंक्रीज हो रही है तो दूसरी आप देखें डिक्रीज हो रही है, यानी उसका वेट डिक्रीज हो रहा है। 80 जब उस 6 किलोमीटर्स पर वीक पे भाग रहा है तो ऑलमोस्ट 84 kg उसका हो रहा है, लेकिन अगर वही 1 किलोमीटर पर वीक भाग रहा है तो उसका ऑलमोस्ट 89-90 के करीब आ रहा है। सो नेगेटिव कोरिलेशन है, और आपको ये तकरीबन 0.7 की पिक्चर दे रहा है, ये आपको कैलकुलेट भी करके देता है साथ में। और ये क्या है, ये आउटलायर है। आउटलायर है, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा रन करने के बावजूद भी वेट रिड्यूस नहीं होता, विच इज़ अ पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ जेनेटिक एलिमेंट्स या जो भी है, वट एवर द इशू इज़। लेकिन और हाँ, आपके रिकॉर्ड की एंट्री भी हो सकती है जो ठीक नहीं हुई है। सो दोनों एलिमेंट्स हो सकते हैं, या तो उस बंदे में कोई जेनेटिक इश्यूज हैं जिसकी वजह से उसका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, या फिर आपके डाटा एंट्री में कोई इशू है, तो आपको दोबारा अपनी डाटा क्लीनिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि डाटा तो एंटर गलत नहीं किया आपने। और फिर ये पिक्चर जो आपको बता रहा है, ये क्या आपको बता रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप और नेगेटिव को रिलेशनशिप। ये पिक्चर आपको क्या बता रही है जी? देयर इज़ नो कोरिलेशन बिकॉज बिल्कुल ही स्कैटर्ड पॉइंट्स हैं, citation ranking and blog ranking. So blog is totally different and citation is totally different. So this is totally different. ठीक है जी, going ahead. uh, ये आपके सामने a positive or negative correlation is characterized by straight line with a positive negative gradient. The strength of correlation depends on the spread of points around the imagined line. So ये आपके सामने strongly positive है, आप देख सकते हैं strongly positive elements आपको नज़र आ रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन के करीब ही डॉट्स ड्रॉप कर रहे हैं, ये खुद ब खुद ड्रॉप होते हैं। आप सॉफ्टवेयर में डालते हैं चीज़ें और आपके सामने आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह ये मॉडरेट पॉजिटिव है, लाइन से थोड़ा साइड पे है, और वीक पॉजिटिव है थोड़ा और भी साइड पे करके। इसी तरह ये स्ट्रांगली नेगेटिव है, मॉडरेटली नेगेटिव है, ये अराउंड -0.9 है, दिस इज़ अराउंड -0.75, and this is 0.45, so this is weakly negative, -0.45.
this will be this opposite way, plus 0.45, this will be around plus 0.3, and this is point this will be around 0.45, this will be around point you can say 0.75, this will be around 0.9. yeah, okay. वन तो ये है ना, वन तो ये होता है बिल्कुल परफेक्ट पॉजिटिव, लेकिन जब ये थोड़ा करीब करीब गिर रहे हैं, बहुत मतलब बहुत करीब करीब गिर रहे हैं, बहुत ही करीब, 0.9 है, ये थोड़ा और पीछे की तरफ गिर रहे हैं इस लाइन से, तो आप देख सकते हैं दिस विल बी अराउंड 0.75 एंड दिस विल बी अराउंड प्लस 0.45 और 0.5। ये आपसे कोई पूछता नहीं है वैसे, अच्छा ये आपसे कोई नहीं पूछता, ये डायग्राम दी और पूछे कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे बताओ ना, ऐसे नहीं होता, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि +1 का क्या मतलब है, -1 का क्या मतलब है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरिलेशन। आर की वैल्यू अगर +1 है तो उसका क्या मतलब होता है, -1 है तो उसका क्या मतलब होता है, पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, स्ट्रांगली पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब 0.9 ज़्यादा स्ट्रांग है या पॉइंट या 0.6 ज़्यादा स्ट्रांग है आपके ख्याल में? +0.9 ज़्यादा स्ट्रांग है या +0.6 ज़्यादा स्ट्रांग है? ऑफ कोर्स 0.9 ज़्यादा स्ट्रांग है ना, इट इज़ क्लोजर टू 1, so that is why stronger। इसी तरह -0.9 ज़्यादा स्ट्रांग है या -0.6 ज़्यादा स्ट्रांग है? नेगेटिव कोरिलेशन की बात हो रही है, नेगेटिव कोरिलेशन ऑफ कोर्स -0.9, क्योंकि ये -1 के ज़्यादा करीब है, सो स्ट्रांगली नेगेटिव है ना, इसलिए ये स्ट्रांगली नेगेटिव है और ये वीक नेगेटिव है इसके मुकाबले में। सो गो अहेड, यहाँ तक तो हमारा कोरिलेशन का एलिमेंट ख़त्म होता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता था, वही बात है कि प्रिपेयरिंग यू फॉर एवरीथिंग, एग्ज़ाम में कभी भी कुछ आ सकता है, और ये ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे बात हो रही है, बिल्कुल उन्हीं से ही रिलेटेड बात है। सो मैं चाहता ही हूँ कि आप फुली प्रिपेयर्ड हो। ये स्लाइड आप पहले देख चुके हैं, डाटा की टाइप्स हैं, आपके एग्ज़ाम में भी ब्लॉक 2 में भी क्वेश्चन दिया था मैंने। डाटा की टाइप्स हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यानी कैटेगोरिकल और कंटिन्यूस भी नाम इसको कहते हैं। क्वालिटेटिव फर्दर डिवाइड है नॉमिनल में और ऑर्डिनल में, इसी तरह जो क्वांटिटेटिव है वो फर्दर डिवाइड है रेशो में और इंटरवल में। रेशो फर्दर डिवाइड है कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में, ये पुरानी बात है। अब नई बात क्या हो रही है? जो क्वालिटेटिव डाटा होता है, क्योंकि अभी आप लोग रिसर्च भी कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा है और आपने टेस्ट भी शायद यूज़ किए हों, तो जो क्वालिटेटिव डाटा होता है उसके लिए हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं, और जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है यानी एज, वेट, जो भी है व्हाटएवर, उसके लिए हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। मुझे पहले ये बताइए कि ये आपके सामने एक एग्जांपल है, सेक्स मेल एंड फीमेल स्मोकर, यस और नो। आपके पास डाटा इनका आता है, तो इसमें से आप या एम्प्लॉय एवेलुएशन है, पुअर है, फेयर है, गुड एंड एक्सीलेंट, इग्नोर द सेटिंग बेसिकली। सो आप इसमें से ये क्वालिटेटिव की एग्जांपल है, इसमें से आप कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन सी है? मीन, मीडियन, मोड। तो आप इन तीनों में से इसमें कौन सी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल में? जी, मोड ही कैलकुलेट सिर्फ हो सकता है इसका। मेल फीमेल का कोई मीन तो नहीं आएगा ना, मीडियन आएगा। हाँ, मोड आएगा कि जी 1 सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है तो हाँ फीमेल ज़्यादा है तो 1 इज़ द मोड, या स्मोकर यस और नो है तो इसमें मोड ही कैलकुलेट हो सकता है, मीन और मीडियन तो कैलकुलेट
नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें कोई क्वांटिटी तो नहीं दी हुई ना, स्मोकर है यस और नो है इसी तरह। सो ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देता है मोड की, मोड बताता है। लेकिन अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव वेरिएबल की, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ब्रदर्स या हाइट ऑफ 5 फ्रेंड्स, तो ये आप अगर आप इसमें सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करना चाहें तो इसमें क्या क्या कैलकुलेट हो सकता है? जी, इसमें तीनों कैलकुलेट हो सकते हैं। इसमें मीन भी कैलकुलेट हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है और मोड भी हो सकता है। ठीक है, ऑफ कोर्स आपके सामने है डाटा, हम पहले पढ़ चुके हैं। सो मीन, मीडियन, मोड क्वांटिटेटिव वेरिएबल में तीनों बताए जा सकते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल जिस तरह पिछली स्लाइड में डिस्कस हुआ, सिर्फ मोड आपको बताता है। मैं ये सिर्फ बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको क्वांटिटेटिव वेरिएबल से मिलती है। तो आप जब आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जब आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप उतनी ही पावरफुल टेस्ट यूज़ करें ना। यानी जब आपको क्वांटिटेटिव वेरिएबल से इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप उसके ऊपर क्यों वीक टेस्ट या दूसरा टेस्ट अप्लाई करते हैं जो पावरफुल नहीं है? जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मीन, मीडियन, मोड मिल रहा है क्वांटिटेटिव वेरिएबल से, तो इसलिए आप उसके लिए अप्रोप्रिएट टेस्ट यूज़ करते हैं। मोड जो क्वालिटेटिव वेरिएबल में मिलता है उसमें कम इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसी से रिलेटेड आप उससे उसके टेस्ट अप्लाई करते हैं। व्हेन चूजिंग विच टाइप ऑफ एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू परफॉर्म, you will often need to determine whether you have parametric or non-parametric data। तो qualitative data से हमें non-parametric data मिलता है और quantitative data से हमें parametric data मिलता है। qualitative से non-parametric, quantitative से आप पिछली स्लाइड में जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्वांटिटेटिव से हमें पैरामेट्रिक डाटा पता चलता है। नॉन पैरामेट्रिक यूज लेस इंफॉर्मेशन, टेस्ट यूज लेस इंफॉर्मेशन and therefore more traditional tests than their parametric alternatives. That means if you use a non-parametric test when you have parametric data, you can decrease your power. That is, you are less likely to get significant results when there is truly a significant result. बड़ी आसान सी बात है कि जब आपके पास पैरामेट्रिक डाटा गिवन है, यानी मीन, मीडियन, मोड, इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो फिर आप उसके ऊपर क्यों नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करें, गलत टेस्ट अप्लाई करें? उससे तो आपके रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे। हालांकि वो शायद सिग्निफिकेंट हो, लेकिन गलत टेस्ट अप्लाई करने से आप उसकी सिग्निफिकेंस को कम कर देंगे, ख़राब कर देंगे। सो बात इधर ये हो रही है कि जब पैरामेट्रिक डाटा आपको क्वांटिटेटिव डाटा गिवन है, मीन, मीडियन, मोड, उससे आप निकाल सकते हैं, तो उससे ही रिलेटेड अप्रोप्रिएट टेस्ट आप अप्लाई करें, नहीं कि आप उसके ऊपर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करें। Alternatively, parametric tests use more information than non-parametric tests, वही हमने बात की, and are therefore usually more powerful. Yes, parametric ज़्यादा powerful होते हैं। However, if you wrongly use parametric tests when you have a non-parametric, you may get the wrong outcome. अगर आपके पास qualitative data है, for example, जेंडर, और आप देखना चाह रहे हैं कोई भी क्वालिटेटिव एलिमेंट, उनकी आप देखना चाह रहे हैं, डिप्रेशन लेवल देखना चाह रहे हैं, अगेन वो क्वालिटेटिव है, तो फिर ये दोनों क्वालिटेटिव है, तो इसके ऊपर आप टी टेस्ट तो नहीं अप्लाई करेंगे ना। टी टेस्ट तो पैरामेट्रिक टेस्ट है, यानी दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की मीन को कंपेयर करता है। सो अगर आप ये भी करेंगे कि क्वालिटेटिव के ऊपर आप पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई कर देंगे, तो उससे भी गलती हो सकती है, उससे भी गलत आउटकम। तो आखिर में हमारे पास, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ आपको हेडिंग्स आनी चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से हैं? जी टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, जी टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस। टू मीन्स तो हैं ही, ये प्रोपोर्शंस क्या होते हैं? एक चीज़ 46% है एक ग्रुप में, और एक चीज़ दूसरे ग्रुप में मेल में 56% है, तो ये प्रोपोर्शन को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। मीन तो आपको पता ही है कि दो ग्रुप्स की एम्पैथी लेवल है, तो उनको हम उनके मीन को कंपेयर कर सकते हैं। टी टेस्ट को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, सॉरी, देयर इज़ अ रॉन्ग हेडिंग, प्लीज़ इग्नोर दिस मिस्टेक, दिस इज़ पैरामेट्रिक, ये पैरामेट्रिक की हेडिंग है, ठीक है। दीज आर पैरामेट्रिक टेस्ट। सो टी टेस्ट आपके सामने हैं। टी टेस्ट मैंने पहले बताया 3 टाइप्स के हैं, मैं जब टी टेस्ट पढ़े थे उसे उन्हें बता दिया था। वन सैम्पल टी टेस्ट है, पेयर सैम्पल टी टेस्ट है,
और 2 इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट है। मैं पहले इसका हम डिटेल में जिक्र कर चुके हैं। और एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर मोर देन 2 सैम्पल्स। देखिए मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एम्पैथी लेवल है, मेरे ग्रुप ने भी रिसर्च कंप्लीट कर ली अपनी, उसने कंपेयर किया फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर को, उनके एम्पैथी लेवल को देखा, उनसे स्कोर पूछा, हर इंडिविजुअल का डिफरेंट स्कोर आया एम्पैथी का विद द क्वेश्चन एयर। उन्होंने फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, उन्होंने कंपेयर किया इस ग्रुप के मीन एम्पैथी स्कोर को विद द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के एम्पैथी स्कोर के साथ, फॉर एग्जाम्पल 130। सो इन्होंने टी टेस्ट को यूज़ किया क्योंकि ये दो ग्रुप्स गिवन है, फर्स्ट ईयर एंड फोर्थ ईयर। तो इन्होंने टी टेस्ट को यूज़ किया, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को यूज़ किया, दो अलग अलग ग्रुप्स थे। अगर ये इस तरह होता कि मैं फर्स्ट ईयर ही इसको लेट्स होल्ड ऑन सेकंड, मैं एनोवा का जिक्र यहाँ पे करने लगा हूँ। लेकिन अगर इस रिसर्च में जो इस ग्रुप ने की है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर भी होता, सेकंड ईयर भी होता, थर्ड ईयर भी होता और फोर्थ ईयर भी होता, तो ये तो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा ग्रुप्स थे ना। ये तो दो ग्रुप्स नहीं थे बल्कि 4 ग्रुप्स थे। और इनका एम्पैथी स्कोर अगर हम कंपेयर करते ऐसी मीन निकाल के, तो हम फिर टी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते थे। जब मोर देन 2 ग्रुप्स हों तो फिर हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज़ करते हैं, मोर देन 2 ग्रुप्स हों। ठीक है जी। इसी तरह अगर हम इनके रिसर्च में सिर्फ नॉर्थ वेस्ट था कॉलेज जिसका कंपेयर किया गया एम्पैथी स्कोर विद केएमसी, सॉरी केएमसी, दो ग्रुप्स थे तो उनका मीन हमने कंपेयर किया। लेकिन इसी ग्रुप में अगर इसी रिसर्च में रहमान आ जाता, आरएमसी आ जाता और साथ में श्योर मेडिकल कॉलेज आ जाता, तो ये तो दो से ज़्यादा ग्रुप्स हो जाते हैं। फिर हमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज़ करना होता। ठीक है जी। सो ये बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है जिसमें काई स्क्वायर पे हम पूरी लेक्चर ले चुके हैं कि दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में टेस्ट अगर हमें करना हो तो फिर हम जो है वो यूज़ करते हैं काई स्क्वायर। फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के इन्होंने इस इंडिविजुअल ने या इस पेशेंट ने अपने BHU को बाईपास किया या नहीं किया, यस और नो, और उसकी हम एसोसिएशन देख रहे हैं उसके जेंडर के साथ, मेल और फीमेल। सो ये दोनों क्वालिटेटिव है ना, ये भी क्वालिटेटिव है मेल फीमेल, और यस और नो भी क्वालिटेटिव है। तो उसके लिए हम काई स्क्वायर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे। इसके अलावा फिशर, ये इसकी सिर्फ ये नाम याद रखो, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जी इनॉमरेट पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो बस आपको नाम आने चाहिए और कोई ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। एंड मैन विथ न्यूटस, दिस इज द लास्ट वन। सो ये उसके लिए है कि आखिर में अगर आपके पास कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है पार्ट सी या पार्ट बी करके कि इनॉमरेट पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये देखा है सलीम वज़ीर साहब के नोट्स में। तो कल को उन्होंने यूप का पेपर उठा के दे दिया, आपको पता है ना कि सारे वो अपने इनपुट्स देते हैं फैकल्टी अपना, और उनमें से फिर वो एक सेट बनाते हैं पेपर का। तो अगर उसने अपने उसमें से दे दिया और उन्होंने पिक कर लिया, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि इनॉमरेट करें जी पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो अगेन ये वही बात है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 2 सैम्पल टी टेस्ट क्या है, ये हम या इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट, ये वही एग्जांपल दे रहा है, ये वही एग्जांपल है जो अभी मैंने बताई है 2 सैम्पल टी टेस्ट की, 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स यानी फर्स्ट ईयर एंड फोर्थ ईयर। ठीक है। ये 2 सैम्पल टी टेस्ट की एग्जांपल है, वही मतलब एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में दी हुई है। पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट क्या है कि फर्स्ट ईयर है, उनका एम्पैथी लेवल पहले चेक किया गया, ठीक है, उसका स्कोर देखा गया, तकरीबन ये आया फॉर एग्जांपल, ठीक है, मीन उनका देखा, उनको क्लासेस दी गई, सेशन दिए गए, ट्रेनिंग्स दी गई कि भाई एम्पैथी एंड ऑल दैट, ये वो पेशेंट
के साथ आपका बिहेवियर ये वो, उनको इन्हीं 5-6 लेक्चर्स दिए गए, ट्रेनिंग दी गई, और फिर उनका 2 महीने बाद दोबारा एम्पैथी स्कोर, यानी उसी ग्रुप का फर्स्ट ईयर का दोबारा 1-2-3 महीने बाद दोबारा एम्पैथी चेक किया गया कि इन क्लासेस का इन पे कोई इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। प्रॉब्ली हुआ, प्रॉब्ली ना हुआ, इट वेरी, इट बोथ आर पॉसिबल। सो उनका एम्पैथी स्कोर ये आता है, सो हम देखेंगे कि आया इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है। सो दिस इज अ पेयर टी टेस्ट जो एक ही ग्रुप का दोबारा फिर हम चेक कर रहे हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मैं पहले बता चुका हूँ कि जब हम एक से ज़्यादा ग्रुप्स या एक से ज़्यादा ड्रग्स को ट्राई करें, अभी भी आपके सामने कोरोना की भी एग्जांपल है कि बहुत सारी रिसर्चेज में 2 से ज़्यादा ड्रग्स को भी यूज़ किया जा रहा है। क्लोरोक्वीन, रेमडेसिविर एंटीवायरल है, इसके अलावा जो एक दूसरी ड्रग आई है, मुझे उसका नाम भूल गया, एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक को यूज़ किया जा रहा है। तो देख रहे हैं कि जी क्या सिर्फ क्लोरोक्विन का अच्छा असर है, ये टेस्ट है, अभी उसमें निगेशन रिट्रैक्ट भी हो रहा है और पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे, या क्लोरोक्विन सिर्फ दी जा रही है या क्लोरोक्विन प्लस एजिथ्रोमाइसिन दी जा रही है। देखते हैं इसमें अच्छा आ रहा है या नहीं। क्लोरोक्विन प्लस एजिथ्रोमाइसिन प्लस रेमडेसिविर एंटीवायरल, इन तीनों की कॉम्बिनेशन को देखा जा रहा है। तो ये कितने ग्रुप्स हैं? ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, और ये तीसरा ग्रुप है। सो इनको हम अगर कंपेयर करेंगे कि भाई कैसा इनके रिस्पायरेटरी रेट में कितना डिफरेंस था, या इनके इम्प्रूवमेंट में कितना बेहतरी थी, या इनके इन्फेक्शन के एलिमेंट में कितनी कमी हुई है, तो उसको कंपेयर करेंगे नहीं, हम एनोवा यूज़ करेंगे बिकॉज दे आर मोर देन 2 ग्रुप्स। Okay, so thank you very much. This is my last lecture with you guys. आप लोगों से बातचीत होती रहेगी क्योंकि मुझे बताया गया है फ्रॉम द डीएमई कि जी हमारे कुछ रिवीजन क्लासेस भी हैं, तो मैंने आप लोगों से इनपुट लिया, मुझे कुछ लेक्चर्स पता चले हैं जो मुझे फीडबैक मिला है। सो वी विल बी इन टच एंड गुड लक विद योर स्टडीज एंड टेक केयर।